एक बार जरा निफ्टी गेनर्स पे फिर आऊंगा। हिंडाल्को की बात मैंने करी, उसके बाद अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा स्पेस कल मैंने जितने भी फंडामेंटल एनालिस्ट से बात करी, कल डिफेंसिव्स पे अगर आप देखें बड़ा जोर था सबका, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो आईटी हो और चाहे फार्मा हो। फार्मा में देखिए सन फार्मा ने क्या किया, लुपिन ने क्या किया, सिप्ला ने क्या किया। बहुत गिरने के बाद पिछले 4 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से और 1 महीने से ये अपना बेस है तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप, सिप्ला और को अगर आप देखें, मैंने इसको टेक्निकल्स के साथ साथ ऑप्शंस पे देखा कि कैसे 460, 450 और 470 का पुट राइटर विजिबल है इस वक्त। आपने और मैंने सिप्ला पे बहुत बात भी करी है। कैसे अप्रोच करेंगे आप सिप्ला को, सन फार्मा को, डॉक्टर रेड्डीज को, और इसमें से अगर पुल बैक ट्रेड खेलना है? मैं आपको बताऊं प्रदीप, मैं इस महीने सौदा पंच करना चाहता हूं, अगले महीने रोल भी करना चाहता हूं। मैं 30 रुपए का, 35 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूं। क्या पिक करेंगे आप? देखिए, अगर आप इन तीनों से शेयरों के अंदर में 30 से 35 रुपए की रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ये हो सकता है कि आपके पैसे लगने की चांस तो शायद 70% तक भी बन जाएगी, लेकिन आपको पैसे कमाने की उम्मीद इन स्टॉक में नहीं हो सकती है। जैसा आपने कहा कि ये अभी अपना बेस तलाशने की तैयारी कर रहे हैं, इनका बेस अभी बन नहीं रहा है वीरेंद्र। आप देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सन फार्मा की, तो जिस तरीके से ये करेक्ट होते होते अब ये 750 की रेंज में आ चुका है, लेकिन यहाँ से ये 10-15 रुपये का पुल बैक भी नहीं ले पाता है और वापस इसको 750 की रेंज में लाया जाता है। तो अगर किसी भी कारण से ये 710, 705 को, जो कि अभी बहुत दूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ वहां तक चला जाएगा, लेकिन कोई भी एक अच्छी बुरी खबर में अगर ये उसको नहीं होल्ड कर पाएगा तो इसमें एक नया ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। पुल बैक के लिए अभी बहुत दूरी है 820 के ऊपर चलना। ठीक, आप बात कीजिए लुपिन रिजल्ट आने के बाद और उसके बाद मैनेजमेंट का गाइडेंस और जितने तरीके की बातें हो गई, ये 1400 को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, 1420, 1430 को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन 1480, 1490 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब आप बात कर लीजिए सिप्ला की, जिसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि आपको सिप्ला में पैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। जहां से इसमें ब्रेकआउट शुरू हुआ था वो एरिया थी 500 के आसपास, आप उसको 490, 500 मान लो। इसमें एक उम्मीद आप कर सकते हैं कि शायद अगर ये इस बार 500, 510 के ऊपर निकलता है तो इसमें शायद पैसे बनाने की संभावनाएं आपको ज्यादा मिलेगी, और ये कहीं भी 450, 460 का एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। जी, फार्मा की बात हुई तो आज 2 फार्मा शेयर्स पर खबर भी है। पहला तो ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर खबर है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आम है वर्ल्ड बैंक की, वो 500 करोड़ निवेश करेगी ग्लेनमार्क फार्मा में, और इन 500 करोड़ का जो इस्तेमाल है कंपनी वो अपने डेट रिडक्शन और एक्सपेंशन पर करेगी। तो ग्लेनमार्क फार्मा शायद आज पॉजिटिव ट्रैक्शन के साथ ट्रेड होता हुआ दिखे। एक छोटा स्टॉक है बफना फार्मा, कंपनी की बोर्ड बैठक है आज, और बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स खबरों में हैं और इन स्टॉक्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन आज आप रियल्टी कंपनीज पर नजर रखकर चले, खासतौर पर डीएलएफ पर, क्योंकि खबर काफी इंपॉर्टेंट है। और खबर यह है कि आज सेबी की बोर्ड बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि आज की बोर्ड बैठक में जो रेट्स हैं उनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो मौजूदा रेगुलेशंस हैं उनको रिलैक्स किया जा सकता है। और बस तो ये भी है कि सेबी शायद जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में रेट्स को 20% तक का इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन भी दे सकती है। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर होगी उन रियल्टी कंपनीज के लिए जिनके रेट्स हैं, जैसे कि डीएलएफ पर आप फोकस कर सकते हैं इस खबर के पर्सपेक्टिव से। और डीएलएफ ने, हमने देखा भी कि बीते 1.5-2 महीने में रियल्टी स्पेस में से उन चुनिंदा स्टॉक्स में से रहा है जिन्होंने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। किरण, कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे आज डीएलएफ पर? डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ में ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा है कि जहां पे इधर बहुत बड़ी अपसाइड मिलेगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। करीबन 138 का रेजिस्टेंस है। अगर 138 के ऊपर चलता है तभी एक इसमें रुझान आपको देखने को मिल जानी चाहिए। करंट लेवल से 138 रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं अवॉइड की रेटिंग दूंगा इस स्टॉक को। 138 के ऊपर मैं बाय करने की सलाह दूंगा। अगर आज का क्लोज होता है तो सोमवार को बाय करनी होगी, पर आज के लिए कोई ट्रेड नहीं होगा। और कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें थोड़ी नजर रखनी चाहिए, थोड़ा सा कैपिटल गुड्स में चलते हैं और मिड कैप में कैपिटल गुड्स में मैं बात करूंगा कुछ देर में। देखिए 2-3 स्टॉक्स हैं जिन पर बात करनी पड़ती है। एक तो एबीबी, सीमेंस, प्राज इंडस्ट्रीज। आप एलएनटी को देखिए, इसने अपने आप को 1500 की रेंज में लाके छोड़ दिया। ये क्वार्टरली चार्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। एबीबी स्लोपिंग डाउनवर्ड, धीरे धीरे अगर आप देखें तो बेस बनाता हुआ। सीमेंस आप देखिए क्वार्टरली चार्ट्स हाईएस्ट पे कारोबार करता हुआ। प्राज इंडस्ट्रीज ने एक डिसेंट पुल बैक लिया है अगर आप देखें बीते जून में। तो ये 3
4 स्टॉक्स जो थे कैपिटल गुड्स में, ये बड़े क्रिटिकल जंक्चर पर बैठे हैं, जहां मोमेंटम भी मिलेगा आपको, जहां पुल बैक भी मिलेगा आपको, जहां पर अगर आप देखें शॉर्ट करने की गुंजाइश भी मिलेगी। इससे बात करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा विषय को चेंज करके बात करते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को लेकर, यानी सस्ते कुछ ऐसे विकल्प जहां पर आप ट्रेड्स को ऑप्शंस के जरिए अगर आप देखें उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। आज का पहला ट्रेड कौन सा होगा, आइए देखते हैं। पहला ट्रेड है मिड कैप बैंकिंग में कैनरा बैंक। इसमें अगर आप देखें डिविडेंड फैक्टर डिस्काउंट हो चुका है और लगभग यहाँ पर ये देखिए करीब 202.50 का स्तर है। इसमें आज का पहला ट्रेड, माफ़ कीजिएगा, कैनरा बैंक की जगह मैं जिस पे तेज़ी खेलना चाहूँगा वो है अपोलो टायर्स। माफ़ कीजिएगा, पहले अपोलो टायर्स को देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा शफल करूँगा, मैं से अपोलो टायर्स को देखूँगा। यहाँ पे अपोलो टायर्स की रणनीति है 149 पे कल क्लोज हुआ, थोड़ी गिरावट संभव है इस स्टॉक में। 149 पे क्लोज हुआ थी। प्लीज़ इसके चार्ट पे आइएगा, एग्जैक्टली क्या कर रहा था ये। 145 का पुट ऑप्शन, यानी स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन आपको लेनी है। ये देखिए स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइज इसी ट्रजेक्टरी में बीते अगर आप देखें मार्च अप्रैल मई जून से चल रहा है और अभी भी कोई सपोर्ट इस स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पे आपको 145 का पुट ऑप्शन खरीदा है ₹3.25 में, लगभग 6 रुपए का लक्ष्य लेके चलिए और जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका ₹1 का होगा। उसके बाद एक और चीज़, मैं आता हूँ दोबारा से इनफैक्ट कैनरा बैंक वाली कॉल पे। कैनरा बैंक यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं एग्जैक्टली। ये करीब 202.45 पे कल क्लोज हुआ, ₹3.25 ऊपर। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर कैनरा बैंक में तेजी संभव है। जून का इसका 200 का कॉल लेना है आपको, यानी इन द मनी कॉल लेनी है। लगभग ₹4.85 में आपको मिलेगा और यहाँ पर ₹11 का टारगेट लेके चलिए और लगभग स्टॉप लॉस 2 का। जरा प्लीज एक बार इसके क्वार्टरली चार्ट्स पे आइएगा। कैनरा बैंक देखिए, मिड कैप बैंकिंग बड़ी वाइब्रेंट रही है। एक से एक दिवाली अगर आप देखें, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, सिंडिकेट बैंक, कोई भी बैंक आप उठाइए, ये बेहतरीन चार्ट है। इस पर किरण आप क्या कहेंगे, कैनरा बैंक को आप कैसे अप्रोच करेंगे? वीरेंद्र जी, आपने जो कहा एकदम सही कहा। कैनरा बैंक एकदम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कल वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हुए थे और डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि इधर से ये स्टॉक करीबन 214 तक जा सकता है और जो कॉल ऑप्शन अपने बाय करने के लिए बोला है वो इजीली 11 नहीं 14 तक भी जा सकता है, क्योंकि इन द मनी कॉल ऑप्शन है। तो ₹11 का फायदा इस ट्रेड में जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए, इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे देखना है तो स्टॉप लॉस करीबन 198 का होगा। जी, अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मेहराबुन ईरानी हैं हमारे साथ। मेहराबुन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला कमेंट तो मार्केट्स पर ही होगा। हमने देखा है कि फेड बैठक हो, बैंक ऑफ जापान मीट हो, इन ग्लोबल इवेंट्स के बीच में थोड़ी सी नर्वसनेस, कॉशियसनेस मार्केट्स में रिफ्लेक्ट हुई है। और अब जो अगला इवेंट है वो रहेगा ब्री एग्जिट वोट का। लेकिन ब्री एग्जिट वोट से पहले अगर थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस मार्केट्स में आती है तो क्या उसे इस्तेमाल करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, कीपिंग इन माइंड कि डोमेस्टिक फ्रंट पर जो स्थिति है इंडियन इकोनॉमी की या फिर इंडियन मार्केट्स की वो काफी बेहतर हुई है। जीएसटी बिल पास होने की होप्स आए हैं, अच्छे मॉनसून की बात हो रही है और अर्निंग्स में भी हमने रिकवरी देखी है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगले 1-2 महीने में जो भी 4 इंसिडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे और मार्केट को थोड़ा सा धक्का बैठ सकता है। सबसे पहला है ब्रेक्सिट, और ब्रेक्सिट के पहले मैं नया पोजीशंस खास करके लेने में मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कीप योर गन पाउडर ड्राई, राह देखिए, मार्केट शायद आपको चांस देगा। दूसरा है कि रघुराम राजन का क्या होता है, अल्टीमेटली एग्जिट होती है, अगर वो होती है तो आई पर्सनली फील थोड़ा सा रूपी को धक्का बैठ सकता है। तीसरा है मॉनसून, जो आपने कहा, मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बिल्ट इन हो गई है मार्केट में एंड एज ऑफ नाउ द प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। तो आई थिंक दिस विल बी द थर्ड फैक्टर विच कुड अफेक्ट द मार्केट। सो मार्केट में थोड़े से कंसर्न्स है, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर ब्रेक्सिट इज द बिगेस्ट कंसर्न। ब्रेक्सिट अभी 5 दिन बाकी है, 5 ट्रेडिंग दिन बाकी है। उसके पहले मैं नहीं कहूँगा कि पीपल शुड बी एग्रेसिव ऑन द बाइंग साइड, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो सवाल मुझे पूछा गया था कि एनी शार्प फॉल इन द इंडियन मार्केट इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया की जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है। अगले 2 साल में, जैसे मैंने पिछले टाइम भी मैं जब आपके शाजी बिजनेस पे आया था, मैंने कहा था कि मुझे अगले 2 साल में इंडियन मार्केट में बहुत ही तेजी दिखती है। एक और जब आप मेहरबून ब्रेक्सिट को एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट मानते हैं और आपको लगता है कि मार्केट्स इससे प्रभावित होंगे, तो आपका एक मन पसंदीदा स्टॉक मेरे को याद आता है टाटा मोटर्स, जिसको बाजार ने सबसे ज़्यादा कोरिलेट करके ब्रेक्सिट के इशू से जोड़ के देखा है। टाटा मोटर्स पर आपकी इस प्राइस पर मेहरबून अप्रोच किया है और ब्रेक्सिट इशू के चलते अगर इसमें 10, 5, 8% का रिट्रेसमेंट आता है मौजूदा लेवल से, तो आपकी अप्रोच क्या होगी मेहरबून? बाइंग अपॉर्चुनिटी, आई थिंक अगर करेक्शन आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए
कि ब्रिटेन इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ टाटा मोटर्स। अगर आप मुझे याद करोगे कि जब चाइना का प्रॉब्लम हुआ था, लोग चाइना 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 के टाटा मोटर्स से डरते थे, लोग कहते थे बेच देना चाहिए। मैंने कहा चाइना इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ टाटा मोटर्स, चाइना मोटर्स इज अ ग्लोबल स्टोरी एंड ब्रिटेन इज नॉट द ग्लोबल। ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ द इंटायर ग्लोबल एनवायरनमेंट और ये नए नए कंट्रीज में जा रहा है, नए नए मॉडल्स ला रहा है। आई थिंक ये स्टोरी एटलीस्ट 2-3 साल तक आई थिंक शुड टेक द स्टॉक मच हायर। तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है कि क्या स्टॉक घट सकता है यहाँ से 4-5-10%? पॉसिबल आंसर इज येस, बिकॉज सेंटीमेंट बिगड़ते जाता है। 10 लोग कहेंगे और 100 लोग कहेंगे ब्रिटेन से बहुत फर्क पड़ता है, बट अल्टीमेटली वी डोंट नो ब्रेक्सिट होगा कि नहीं। अगर होगा तो स्टॉक में धक्का बैठेगा, लेना चाहिए, आंसर इज येस। जी, इनफैक्ट नारायण, अगर टाटा मोटर्स की बात हुई तो एक कमेंट में मारुति पर भी लेना चाहूंगी। कल येन के अप्रिसिएशन ने काफी जो सेंटिमेंट्स थे मारुति में वो वीक किए। हालांकि मैनेजमेंट ने लगातार मेंटेन किया है कि येन अप्रिसिएशन उनको हर्ट नहीं कर रहा है, पोजीशन उन्होंने अपनी हेज की हुई है और ब्रीजा के बाद से जो भी मॉडल्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग ब्रीजा, उसकी वो रॉयल्टी पेमेंट जो है वो रुपी टर्म्स में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने एक सॉफ्टनेस कल स्टॉक में आते हुए देखी थी। इस तरह के डिप्स अगर मिले तो खरीदने चाहिए मारुति जैसे शेयर्स? आई वुडेंट एडवाइज, मुझे मारुति से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा अप्रिसिएशन मारुति ने दिया है 4 व्हीलर में पिछले 2 साल में, सुपर रिटर्न्स। ये भाव में मैं बेचूंगा? आंसर इज नो। खरीदूंगा? आंसर इज नो, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे स्टॉक महंगा लग रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भले ये अप्रिसिएशन की बात हमें लगता है नेगेटिव हो और मैनेजमेंट कुछ भी कहे, एट द एंड ऑफ इट ऑल मेरा बिगेस्ट कंसर्न है कैपेसिटी से। कैपेसिटी एक्सपांशन अकॉर्डिंग टू मी मारुति में इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम और यहाँ से आई थिंक 10% कैपेसिटी और अगर वो बढ़ा सकता है, यूटिलाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स में इज गोइंग टू बी अ वेरी शार्प इंप्रूवमेंट टू जस्टिफाई द वैल्यूएशन। कि वैल्यूएशन आप कहोगे कि 18 टाइम 19 टाइम पी रेशियो इज नॉट वेरी हाई, मैं मानता हूँ नॉट वेरी हाई, बट if the growth is not going to be more than 20-25%, defending this valuation is not a very easy thing. तो 4100 4000 के आसपास से अगर स्टॉक मुझे लगता है अगले 3-4-6 महीने में ज़्यादा 4400 तक जा सकता है, मेरा पर्सनल व्यू है। तो 4100 में मैं नया बाइंग करने को रिकमेंड नहीं करूँगा।